नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा डाली। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बंगाल के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसी के साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलॉसफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व। यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिकाएं नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से घेरते हुए हमला किया है। मुख्यमंत्री योगी ने इसके साथ ही लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की भी अपील की। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर
पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था, अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा। भारत के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। अगर नक्सली और माओवादी प्रवृत्ति को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। देश के अंदर यहां की जनता जनार्दन की संपत्ति पर, भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से सरकार कर रही है। उनके एक एक पाई का हिसाब होगा। लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताड़ित करने के लिए उसके खून पसीने की कमाई पर कोई डकैती डालने का प्रयास होगा तो इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। और इन मुद्दों को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा करके जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं, इनकी मानसिकता क्या है आपके प्रति, यह आप देख सकते हैं। और इसीलिए उस पर लगातार सरकार जो है, इस पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ। ये लोग जिस मनसा के साथ आ रहे हैं, इससे पहले कि इनके मनसा के अनुरूप इन लोगों को सफलता प्राप्त हो, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी। और वह आपने 2014 में किया था, क्योंकि 11, 12, 13 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बार बार विरासत टैक्स की बात कर चुके थे। आज वही बात तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं।
इसीलिए इन चीजों को लेकर के आज फिर से जनता जनार्दन को बार बार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के इन मंसूबों पर समय रहते अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम करें, अन्यथा यह गठबंधन देश के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी और आधी आबादी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। कश्मीर में चुनाव को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। महबूबा ने प्रेस कर्मियों से कहा कि हमने चुनाव आयोग का एक पत्र देखा जिसमें चुनाव स्थगित कराने को लेकर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यहां कई लोगों और पार्टियों ने चुनाव स्थगित करने के लिए कहा है। जो है 3 दिन के दौरे पर है पीर पंजाल के, और आपने कल यहाँ पर एक रोड शो भी किया है, तो आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, तो इस बारे में बताएं। देखिए, जो कल से हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक लेटर हमने देखा जिसमें यहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है कि भाई हम इलेक्शन हमें डेफर करने के लिए कई लोगों ने लिखा, कई पार्टीज ने लिखा, इसके बारे में हमें बताइए। तो मैं इलेक्शन कमीशन से जानना चाहती हूं कि जिस वक्त आपने यहाँ इलेक्शन करने का फैसला किया तो मुगल रोड तो अभी 8 अप्रैल से खुल चुका है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और आपको तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो रिमोटेस्ट एरियाज में इलेक्शन करवाते हैं और आज तक लॉजिस्टिक की वजह से कभी भी इलेक्शन डेफर नहीं हुआ है। मैं खुद मुगल रोड से आई हूं, और जो पार्टीज इस इलेक्शन को डेफर करवाना चाहती हैं वो सब बीजेपी की पार्टीज हैं। बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, उनके पास फंड्स है, उनके पास पैसा है। हम जैसी पार्टी के पास तो इतना पैसा नहीं कि हम और 20 दिन इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। हमारे तो गरीब वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके मेरी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी को अपने लीडर की बात करनी चाहिए, याद करनी चाहिए, हमारी ना सुने, वाजपेयी जी की सुने, जिन्होंने 2002 में लाल किले से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन के ऊपर से सारा एतमाद उठ चुका था। तब से लेके थोड़ा सा एतमाद बन चुका है। आज वो 87 को रिपीट करना चाहते हैं क्या? महबूबा मुफ्ती को बाहर रखने के लिए सारा इलेक्शन प्रोसेस उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं क्या? ये किस किस्म की साजिश है कि 10 दिन रह गए इलेक्शन में और आप कहते हैं कि अब खाली जो पीर पंजाल में तो खाली मुगल रोड नहीं है, यहाँ तो और भी रोड्स हैं। और क्या उनको पहले मालूम नहीं था कि जब तक मुगल रोड टनल नहीं बनता है तब तक ये रास्ता ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी बंद हो सकता है? तो इसका मतलब है वो हमेशा इलेक्शन डिफर करवाएंगे। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है और बीजेपी की लीडरशिप से भी गुजारिश है कि आपने सब कुछ तो छीन लिया जम्मू कश्मीर के लोगों से, अब उनसे ये हक भी छीनना चाहते हैं, वो किसको चुनना चाहते हैं, किसको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी साजिश आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखना है, इसलिए कर रहे हैं कि आपने लोगों का रुझान देखा, चाहे कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, हिंदू हो, सिख हो, बकरवाल हो, सब ये समझते हैं कि अगर हमारी आवाज कोई बन सकता है पार्लियामेंट में तो वो महबूबा मुफ्ती बन सकती है। उस आवाज को रोकने के लिए आप इतना बड़ा धोखा करना चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उनका भरोसा तोड़ना चाहते हो। तो यही मेरा कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। मैम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी रिपोर्ट मांगी है, तो आपको क्या लगता है कि इस पर वो कुछ इसको वापस पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद मुगल रोड से आई हूँ। जिसका वो बहाना कर रहे हैं, मैं तो वहां से आई हूँ। मुगल रोड तो 8 अप्रैल से खुला है, पहले तो मई में खुलता था, इलेक्शन की वजह से तो उसको इस साल 8 अप्रैल से ही खोला गया है। तो ये बहानेबाजी ना करें, सीधे बोले महबूबा मुफ्ती कि आप इलेक्शन मत लड़ो, हमें आप पार्लियामेंट में नहीं चाहिए, तो फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं। ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों में 100% मिलान मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। एससी ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों तक भीतर शिकायत की जाती है तो जांच करवाई जाएगी। ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए
और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पे मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और अमरावती सीट से प्रत्याशी नवनीत राणा ने कांग्रेस के स्टार कैंपेनर सांसद राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया है। ये हमला विरासत टैक्स को लेकर बोला है। अमरावती में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सीटिंग एमपी नवनीत राणा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मैच्योरिटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 52 साल के राहुल को 50 साल लगेंगे महिला संपत्ति पर हाथ साफ करने में। मंगलसूत्र को लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि वो महिलाओं का हक तक छीन लेगी, घर तो घर छीन लेगी, मंगलसूत्र भी छीन लेगी। आप 52 वर्ष के राहुल बाबू से और एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? इस देश की महिलाओं की संपत्ति खींचने की अगर कोई बात करता है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन 52 वर्ष के जो कांग्रेस पक्ष के लोग भी बोलते हैं कि हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है, तो 52 वर्ष अगर किसी को समझदारी के लिए लगता है तो उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिस तरीके से इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है, जब तक सूरज रहेगा तब तक संविधान रहेगा और तब तक ये उनके अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे। ऐसे 52 वर्ष के समझदार के लिए अब और 50 साल लगेंगे कि इस देश की महिलाओं का सोना और संपत्ति छीनने के लिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो हमारे SC, ST और OBC लोगों का अधिकार मुस्लिम्स को देना चाहता है, ऐसा जेपी नड्डा ने अभी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फिर से हमला किया है। नड्डा ने एक वीडियो जारी करके कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है कि SC, ST और OBC के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को दे देना। और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि SC, ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि
माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे, साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एन्क्रिप्शन हटाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा गया कि अगर ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है तो कंपनी भारत में अपना काम बंद कर देगी। दरअसल मेटा की कंपनी ने आईटी रूल्स 2021 को चुनौती दी है। खास बात यह है कि भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। कंपनी का कहना है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए यूजर्स की निजता की रक्षा की जाती है। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश भेजने वाला और उसे प्राप्त करने वाला ही अंदर के कंटेंट जान सकता है। कंपनी के लिए कोर्ट में पेश हुए तेजस कारिया ने डिवीजन बेंच के कहा कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो व्हाट्सएप चला जाएगा। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने उस पर कई रॉकेट अटैक किए। तोपखानों से दक्षिणी लेबनान के एक क्षेत्र में बमबारी की जा रही है। इन रॉकेटों के कई घेरों
क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें कितना नुकसान हुआ ये सामने नहीं आया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि बुधवार दोपहर को उसने लेबनान आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के लगभग 40 ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया। हमले में दक्षिणी लेबनान के आयता राग शब्की क्षेत्र में किए गए थे और इसमें इजराइल वायुसेना के लड़ाकू जेट और आईडीएफ तोपखाने दोनों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल हमास युद्ध के 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध की वजह से ही ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी और अब इजराइल हमास युद्ध की वजह से ही अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीट पर लाखों मतदाताओं को मतदान के समय तपती गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कई राज्यों में लू चलने का अनुमान लगाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी जारी की है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।